हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तो इसको अपन इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये लिखेंगे। इसके बाद इसका रेखा चित्र बनाना सीखेंगे और सबसे आखिरी में मतलब चौथे पॉइंट में हम इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो क्या होगा, आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे और आप एक टॉपर बनोगे। ठीक है, तो निश्चित ही आपको ये सब चीजें अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, इसके पहले हमने सरल सूक्ष्मदर्शी किया हुआ है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक किया है। यदि आपने नहीं देख पाया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, तो डायरेक्ट आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हमने क्या देखा है। तो हाँ, आपने इसे देखा होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है। आपने इसे पैथोलॉजी लैब में देखा होगा, जहां आप कभी भी आपने खून का चेकअप करवाया होगा, यानी ब्लड की जांच करवाई होगी, तो वहां पे इसी से वहां पे देखा जाता है। तो यही है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका नाम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों है। तो इसका जवाब सुनिए। इसमें दो लेंसों को आपस में संयोग करवाया गया है। दो लेंसों के माध्यम से इसे बनाया गया है। इसमें कितने लेंस होते हैं बताइए। इसमें 2 लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस। इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जबकि इसके पहले हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है, ये वाला। ये क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। और इसमें केवल यही एक लेंस होता है, उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कैसी होती है? बिल्कुल कम होती है। तो हम लोग आज इस लेंस की फोकस दूरी बनाएंगे और इसमें 2 लेंस होंगे और हम इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन लिखने के लिए हमने ये सब यहाँ पे पढ़ा है। बताइए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस लिए होगा? तो इसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए होता है, जैसे मलेरिया का जीवाणु है। अब वो हमें अपनी सामान्य आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे और इसके उपयोग से हम देख पाएंगे कि हमारे ब्लड में क्या क्या है। तो जो हमें सामान्य नेत्रों से नहीं दिखाई देता है, तो इसका उपयोग अपन किस लिए करते हैं बताइए? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। किसके लिए करते हैं? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में। इसमें कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं और दोनों के दोनों उत्तल लेंस होते हैं। कौन से लेंस बताइए? उत्तल लेंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसका उपयोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। अब देखिए, इसमें 2 उत्तल लेंस होंगे। एक होगा वस्तु के निकट और दूसरा होगा आंख के निकट। एक होगा वस्तु के निकट, ठीक है, यानी कि वस्तु के पास होगा और दूसरा, जैसे यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो एक लेंस यहाँ कहीं होगा, तो ये वस्तु के पास है। यहाँ पे जैसे ब्लड रखा है यहाँ पे, तो ब्लड के अंदर, या ब्लड ही मान लो जो अभी दिखाई दे रहा है, ये वस्तु के निकट है। यहाँ पे एक लेंस होगा और एक यहाँ पे होगा। यहाँ से अपन देखेंगे एक आंख से। तो जो वस्तु के निकट लेंस होगा इसे बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु के पास है, तो इसे क्या बोलेंगे बताइए? अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलेंगे? अभिदृश्यक लेंस। जबकि यहां पे जो लेंस होगा वो हमारे आई के पास है, यानी नेत्र के पास है, तो इसे बोलेंगे नेत्र लेंस। फिर से समझिए, अगर यहाँ पे वस्तु के पास एक, यहाँ पे कितने लेंस लगे हैं टोटल ये बताइए? 2 लेंस, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। वस्तु के पास जो लेंस है
उसे क्या बोलेंगे? अभिदृश्यक लेंस। और जो नेत्र के पास लेंस है उसे बोलेंगे नेत्र लेंस। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या? तो आपको लिखना है, इसका उपयोग बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को या अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। पहला जो वस्तु के पास होता है उसे बताइए कौन सा कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। और जो नेत्र के पास होता है उसे कहते हैं नेत्र लेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने पहले से ही लिख के रखा है, तो यही चीज जो आपने समझी है वो यहाँ पे आप सेट कर दोगे। देखिए, इसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। वस्तु के निकट के उत्तल लेंस को अभिदृश्यक लेंस, वस्तु के निकट वाले को क्या कहेंगे? अभिदृश्यक, तथा नेत्र के निकट वाले को नेत्र लेंस। तो यही सब आपने समझा है। अब बात करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब बनना हम रेखा चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एक रेखा चित्र बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, रेखा चित्र एक अलग से पेपर पर बना रहा हूं, क्योंकि जब हम आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालेंगे अभी थोड़ी देर में, तो इसकी बार बार जरूरत पड़ती है, तो हमें बार बार ऊपर खिसकाना पड़ता है। ये चित्र हमारे पास अलग से सेपरेट रहेगा। तो देख रहे हैं ना आप, इसमें मैं बना रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक अभिदृश्यक लेंस बनाएंगे यहां पे। तो लेंस बनाने के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, आप चाहें तो इसे ले जा सकते हैं एग्जाम में, और नहीं तो आप वैसे बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये आपको इस तरीके से रखना है और पेन चला देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से हम एक लेंस बना लेंगे और बीच में डैश डैश वाली लाइन खींच देंगे। और इसके बीच में, यानी जो बीचों बीच का पॉइंट रहेगा, यहाँ पे रहेगा इसका ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, तो अब इसकी मुख्य अक्ष खींचते हैं। तो यहाँ पे एकदम सीधी लाइन आपको खींचनी है। ये देखिए, इस तरीके से इस लेंस की मुख्य अक्ष होगी। अब इस लेंस का फोकस पॉइंट बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे? ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे जितनी दूरी लेते हैं हम, उतनी ही दूरी इस तरफ ले लेना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फोकस पॉइंट ले लिया। अब चूंकि इसके सामने यहाँ कहीं वस्तु रखेंगे, तो ये जो लेंस रहेगा, ये जो लेंस L है, ये वस्तु के पास है, इसलिए इसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो वस्तु के पास है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ में आया? तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी FO। तो ये भी क्या है? FO है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पे दूसरा लेंस बनेगा, तो उसमें आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है। अब हमें यहाँ पे वस्तु कहाँ लेनी चाहिए, यहाँ पे कि यहाँ पे? तो देखिए, हमारा नॉलेज ये कहता है, अगर आपने सरल सूक्ष्मदर्शी समझा है, कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रख देते हैं तो प्रतिबिंब इसी ओर बनेगा, आभासी और बड़ा, जो कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो हमें प्रतिबिंब इस तरफ नहीं चाहिए, हमें प्रतिबिंब इस तरफ चाहिए, ताकि हम दूसरे लेंस के माध्यम से उसे देख सकें। तो ऐसी स्थिति में हमें वस्तु फोकस से दूर हट कर रखनी पड़ेगी, यानी कि हम थोड़ा सा जो है मुख्य अक्ष जो है थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, मुख्य अक्ष हमने बढ़ा ली, और अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? यहाँ, फोकस से दूर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब इमेज नीचे बनेगी, वास्तविक इमेज बनेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमने वस्तु रख ली, वस्तु का नाम A भी देना है, A और B। ओके, तो ये रख दी हमने वस्तु, जानबूझ के हमने फोकस से दूर रखी है, और आपको भी ऐसे ही करना है।
अब इसमें रूल लगेगा, कैसा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। तो ये देखो, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है ना, तो इसके समांतर आएगी किरण। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना देंगे। ये देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई ये, और कहाँ से होकर निकल जाएगी? फोकस से होके। तो इस पॉइंट से आपको क्या करना है, यहाँ पे फोकस से होके निकाल देना। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में आपको बनाना है खुद से, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से। सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है, और तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होके चली जाएगी। ठीक है, आया समझ में आपको? दूसरा रूल क्या है बताइए, आपने तो पढ़ा होगा। दूसरा रूल है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग में सीधी जाती है। तो मैं क्या करूंगा, इस ए बिंदु और इस ओ बिंदु पर स्केल रखूंगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं देखना है। तो मैंने ये रख लिया, तो स्केल अपने आप यहाँ पे कट हो रहा है ना, तो वो तो होगा ही क्योंकि इमेज बननी है। तो ये देखो आप, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे और इस चीज को मिला देंगे अपने मुख्य अक्ष से। ये देखो, ये हमने मुख्य अक्ष से मिला दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए डैश, और यहाँ पे क्या बनेगा, बी डैश। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये ए डैश और ये क्या बनेगा इस तरफ, बी डैश। अब हम यहाँ पे नेत्र लेंस रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन है कि हम नेत्र लेंस कहाँ रखेंगे। मान लीजिए कि ये नेत्र लेंस है, तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। कहाँ रखें लेकिन? तो इसका ये है कि हम इसको समंजित करते हैं, यानी आगे पीछे खिसका के इस तरीके से सेट करते हैं कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होगी ना, उसके अंदर वस्तु आनी चाहिए। जैसे ये लेंस है तो इसकी कुछ ना कुछ फोकस दूरी होगी। अगर हम यहाँ पे रखेंगे, मान लीजिए कि इसकी फोकस दूरी ये है, इतनी दूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये लेंस है और ये इसकी फोकस दूरी है। तो अगर हम लेंस को खिसका के यहाँ पे रखेंगे, ये लेंस अगर यहाँ पे रखेंगे तो उसकी फोकस दूरी कहाँ रहेगी, यहाँ पे, और वस्तु फोकस से बाहर रहेगी। और जब भी वस्तु फोकस से बाहर रहेगी तो क्या होगी, इमेज पलट के बनेगी। लेकिन हमें इमेज अब पलट के नहीं चाहिए, अब इमेज हमें यहीं चाहिए नीचे। तो हमें क्या करना होगा, लेंस को खिसकाना पड़ेगा, लेंस को समंजित करना पड़ेगा। लेंस को इस तरीके से समंजित करेंगे कि इसकी ये फोकस अगर दूरी है तो बीच में वस्तु आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं ना, वस्तु कहाँ आ गई, बीच में। तो लेंस को इसी तरीके से रखना है। तो हम यहाँ पे एक लेंस बनाएंगे इस तरीके से। देखिए लेंस बन चुका है। अब इसमें आपको डैश डैश वाली लाइन खींचना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, लेकिन चूंकि ये आंख के पास है लेंस, यहाँ पे कहीं हमारी आंख रहेगी, अभी बनाऊंगा मैं। तो आंख के पास लेंस है, इसलिए इसको बोलेंगे, लेंस तो है ये लेकिन आई लेंस है, इसे बोलेंगे आई। आई मतलब आंख, तो आंख का लेंस है। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ओ की जगह पर इसे नाम दे देंगे ई। ठीक है, तो ई हो जाएगा, और इसकी फोकस दूरी यहाँ से मान लेते हैं यहाँ कहीं है। तो ये वाला पॉइंट होगा फोकस पॉइंट। लेकिन ये आई लेंस जो है उसकी फोकस दूरी है, इसलिए थोड़ा सा एफ बना के यहाँ पे आपको ई लिख देना है, एफ ही। और जितनी इस तरफ रहेगी उतनी ही इस तरफ रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, मुख्य अक्ष को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं मुख्य अक्ष को बढ़ा देता हूँ ये। तो जितनी फोकस दूरी ये है उतनी ही फोकस दूरी यहाँ पे कहीं ले लेते हैं। तो ये देखिए ये, तो ये हो जाएगी फोकस दूरी एफ ई। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, तो इसमें कितने लेंस हैं, दो लेंस हैं, इसलिए ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। दो लेंसों को मिला के, दोनों लेंस उत्तल हैं। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे वस्तु रखी, तो इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर चली गई। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग में सीधी निकल गई। दोनों एक दूसरे पर ए डैश पर क्रॉस हुए। ए डैश को आधार से मिला दिया तो बी डैश मिल गया।
तो ए डैश बी डैश, हमें ए बी की इमेज ए डैश बी डैश मिली। अब नेत्रिका लेंस को इस प्रकार हमने रखा है आगे पीछे खिसका के कि इसकी जो फोकस है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये हमारा बना प्रतिबिंब आ जाए। इसका प्रतिबिंब जो है ना ए डैश बी डैश, ये कहाँ आना चाहिए? नेत्रिका लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र और उसकी फोकस दूरी के बीच में, यानी फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है, आया समझ में? तो क्या होगा, अब देखो ध्यान से। तो ऐसी स्थिति में अब इससे प्रकाश किरण जो चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर। तो ये देखिए यहां से चली जाएगी, तो ये फोकस से होके चली जाएगी। ओके, क्लियर हुआ। और दूसरा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से, ये है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र। तो दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, वो सीधी निकल जाएगी। तो मैं इसको भी आपके लिए बना देता हूं। ये देखिए, ये बना दिया। अब दोनों अगर आप किरणों को ध्यान से देखो तो आपको एक चीज पता चल रही होगी, तीर के चिन्ह जरूर बनाना है, कि एक चीज क्या पता चल रही होगी कि दोनों किरणें आपस में कभी नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे चली जा रही है, ये देखिए ये ऐसे चली जा रही है, तो ये कभी आपस में काटेंगी नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे? अपनी आँख। तो यहाँ पे मैं आँख रख देता हूँ, ये इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, ये आँख, मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या होगा? जब आँख हम यहाँ पे रखते हैं तो आँख का काम क्या है? जो उसको किरणें प्राप्त हो रही हैं उसको धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ाना। तो अपनी आँख इस तरीके से, यही जो उसे किरणें प्राप्त हो रही हैं इनको पीछे की ओर बढ़ाएगी। तो देखो इसको बढ़ाएगी, तो ये डैश डैश करके आपको एग्जाम में बढ़ाना है। ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, तभी आप अच्छे अंक ले आ सकते हो और आपको समझ में भी आएगा। देखो ये डैश डैश करके पीछे की ओर बढ़ा दिया। और ये जो दूसरी किरण आपको मिल रही है इसको भी आपको स्केल रख के पीछे की ओर बढ़ाना है। देखो ये इस तरीके से पीछे की ओर आपको बढ़ा देना है। ये देखो बढ़ा दिया ना। तो देखो अब दोनों किरणें कहाँ पे टच हो रही हैं? ये क्रॉस पॉइंट मिला, ये, तो इसको आधार से मिला दो। अब ये देखो ये आधार है ना, तो इसको क्या कर दो? आधार से मिला दो। तो जो फाइनल इमेज आपको मिलेगी ये है। तो ए डैश बी डैश, तो इसे नाम दे दिया, तो इसे दे दो ए डबल डैश और इसे दे दो बी डबल डैश। ठीक है, तो ये होगा आपका रेखा चित्र और ऐसे इमेज बनती है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इतनी छोटी सी वस्तु और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा है ना, तो आंख के लिए दिखता है। तो ये जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए रेखा चित्र रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला लेंस वस्तु के पास है, इसलिए इस लेंस को बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, और ये वाला लेंस आंख के पास है, इसलिए इस लेंस को बोलते हैं नेत्र लेंस। तो ये बताइए कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस। और ये वाला कौन सा लेंस है? नेत्र लेंस। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब किसी वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के पास फोकस से थोड़ा दूर रखते हैं। याद हुआ कि नहीं? जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के पास फोकस से थोड़ा दूर, ये लिखना जरूरी है, फोकस से थोड़ा दूर रखते हैं। जब किसी वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के पास तो रखते हैं लेकिन फोकस से थोड़ा दूर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है, जो कि उल्टा होता है। आप देख रहे हैं ना, ए बी से उल्टा है तो उल्टा होता है, और ए बी से थोड़ा बड़ा है ना तो बोलेंगे बड़ा प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब उल्टा, बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। ये याद रखिए, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो आपको लिखना है कि जब किसी वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के पास फोकस से थोड़ा दूर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है, जो उल्टा, बड़ा तथा वास्तविक होता है। अब नेत्रिका लेंस, ये क्या है? नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समंजित करते हैं, यानी आगे पीछे खिसकाते हैं कि
ए डैश बी डैश उसके प्रकाशिक केंद्र और उसकी फोकस बिंदु के बीच आ जाए। इस प्रकार खिसकाना है किसको? नेत्रिका लेंस को। इस प्रकार खिसकाना है कि नेत्रिका लेंस जो है वो जो हमारी जो प्रतिबिंब है ना ए डैश बी डैश, ये नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसके फोकस बिंदु के बीच आ जाए तो अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर प्राप्त होता है, जो वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? उल्टा, और वस्तु से कैसा होता है? बड़ा, और वस्तु से कैसा होता है? ये वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, जब किसी सूक्ष्म वस्तु AB को अभिदृश्यक लेंस के आगे फोकस से कुछ दूर रखते हैं, अभिदृश्यक लेंस के आगे फोकस से कुछ दूर रखते हैं, तो क्या होता है? जिससे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो जिससे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। अब क्या होता है? अब नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समंजित करते हैं, यानी इसको इस प्रकार समंजित करते हैं, देखिए कि ए डैश बी डैश यानी कि ये वाला जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच आ जाए, यानी ए डैश बी डैश उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच आ जाए, तो क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है, जो कैसा होता है? वस्तु के सापेक्ष बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो यही लिखा है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा, बड़ा व वास्तविक होता है। तो यही चीज हमने समझी है और यही यहाँ पे लिख दी। तो अब क्या होगा? आप एग्जाम में से बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए अब हम इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी निकाल लेते हैं। तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। तो आइए इसे चित्र में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए ये हमारा रेखा चित्र है। अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? ये है प्रतिबिंब, है ना। तो अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये जो है ऑप्टिकल सेंटर ई के साथ में कैसा एंगल बनाएगा? तो प्रतिबिंब बना है और प्रतिबिंब का हम लोग बीटा लेते हैं कोण। जो दर्शन कोण रहेगा प्रतिबिंब का वो क्या रहेगा? बीटा, और वस्तु का क्या रहेगा? अल्फा। क्योंकि पहले वस्तु आई तभी तो प्रतिबिंब बना, तो पहले अल्फा आएगा फिर बीटा आएगा। ऐसा नहीं होता कि बीटा अल्फा हो, अल्फा बीटा होता है। यानी पहले वस्तु आएगी फिर प्रतिबिंब आएगा। तो वस्तु के लिए जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? तो वस्तु का जो कोण होगा वो होगा अल्फा, और प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण क्या होगा? ये प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण यहाँ पे रहेगा बीटा। ये देख लीजिए आप, ये रहेगा बीटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, ये है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के द्वारा दर्शन कोण बनेगा बीटा और इसके द्वारा वस्तु के द्वारा बनेगा अल्फा। तो अब देखो यहाँ पे आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण हम मान रहे हैं बीटा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो है वो है अल्फा दर्शन कोण। ठीक है, लेकिन ये अल्फा और बीटा के मान होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे, क्योंकि हमारी आंख में बहुत छोटे एंगल से ये किरणें आती हैं। तो हम मान सकते हैं कि अगर इनके मान छोटे हों तो हम लिखेंगे यदि अल्फा बीटा के मान बहुत छोटे हों तो ऐसी स्थिति में वो टेंजेंट बन जाते हैं, यानी कि टेन थीटा। तो m बराबर बीटा की जगह पर हम लिखेंगे टेन बीटा, टेन बीटा, और बटे अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे टेन अल्फा। ये इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि बहुत छोटे जब मान होते हैं ना तो इतने छोटे होंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को स्पर्श करेगी, और स्पर्श जो टेन थीटा होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग टेन बीटा और टेन अल्फा के मान निकालेंगे। तो टेन बीटा के लिए हम इस चित्र में देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बना है बीटा, तो ये जो बीटा है इसके सामने ये लंब है। ठीक है, तो टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखिए बीटा है
तो कोण के हिसाब से हम ये लंब लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि ये बना है 90, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई। तो m बराबर ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, ये हो गया टेन बीटा बटे टेन अल्फा। अल्फा क्या होगा, ए बी यानी लंब बटे आधार, और वस्तु हमेशा यहाँ पे क्या लेंगे अपन, वस्तु रहेगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जिसे d मान लेते हैं। तो लंब रहेगा ए बी, लेकिन आधार रहेगा यहाँ पे d। ये केवल अल्फा बीटा के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अब हम इसको पलट देंगे, तो लिखेंगे ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, और ये पलट जाएगा तो होगा d बटे ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश और ए बी एक साथ लिखेंगे और इसको इस तरफ कर देंगे। तो m बराबर ऊपर का ज्यों का त्यों ए डैश बी डैश, नीचे आ जाएगा ए बी, और ये d बटे बी डैश ई। मतलब इसको साथ साथ लिख लिया और इसको साथ साथ लिख लिया, ठीक। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ए डैश बी डैश ये इस तरीके से लंब है दोनों, तो इस तरीके हमने लिख सकते हैं। अब इसे हम बना लेंगे समीकरण 1। अब इनका मान निकालने के लिए हम समरूप त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज, और वही त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिसमें ये दोनों लंब हों। तो बहुत ही सिंपल है, चित्र में देखिए ए बी कहाँ पे है, ये है। तो इसका त्रिभुज बनेगा ए बी ओ, और ये ए डैश बी डैश कहाँ पे है, तो ये देखिए ए डैश बी डैश ये है, तो ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये है ए बी ओ, है ना, और ये है ए डैश बी डैश, और ये ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि दोनों समरूप हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 90 है, ये जितना एंगल है उतना ही ये होगा अल्फा। तो लंब के बटे लंब और आधार के बटे आधार हो सकता है, तो इसलिए हमें मान मिल जाएगा। तो देखिए इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश, और इसका लंब क्या है ए बी। तो हम लिख सकते हैं, या तो यहाँ से लिखें या यहाँ से लिखें, एक ही बात है, लेकिन हम यहाँ से जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि ए डैश बी डैश पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले हमें ए डैश बी डैश ऊपर चाहिए। तो पहले तो त्रिभुज के नाम लिखना है, समरूप त्रिभुज ए बी ओ, ए बी ओ तथा त्रिभुज ये रहेगा ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ में। अब समरूप त्रिभुजों में क्या करना है, यहाँ पे देखिए लंब है जो लंब के बटे लंब, तो हम ए डैश बी डैश पहले वाला ये लंब लेंगे, लेकिन इस तरीके से हमने ए बी ओ पहले लिखा है तो इसी को लेना पड़ेगा। तो लंब ए बी बटे यहाँ पे क्या रहेगा ए डैश बी डैश, आधार क्या है बी ओ, और इसका आधार क्या होगा बी डैश ओ, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको पलट लेते हैं थोड़ा, ताकि हमारे इस हिसाब से बन जाए, ए डैश बी डैश ऊपर आ जाए। तो या इसको पलट लेते हैं तो आएगा ए डैश बी डैश ऊपर, और नीचे आएगा ए बी बराबर ये बी डैश ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा बी ओ। तो अब हम ए डैश बी डैश ए बी, ए डैश बी डैश ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डैश ओ बटे बी ओ। तो यहाँ से लिखते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो m बराबर होगा ए डैश बी डैश बटे ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ, बी डैश ओ बटे बी ओ, और गुणित डी बटे बी डैश ई तो पहले से ही है, ये हमने लिख लिया। अब चिन्ह परिपाटी सहित मान रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चिन्ह परिपाटी सहित
मान रखने पर। चलिए बी डैश ओ चित्र में देख लीजिए कहाँ पे है। ये देखिए बी डैश ओ, तो ये जो है ये प्रतिबिंब होगा, लेकिन किसका प्रतिबिंब होगा? ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो बी ओ से दूरी नापेंगे बी डैश तक। ये देखिए, तो ये प्रतिबिंब को तो भी से दर्शाते हैं, इसका प्रतिबिंब है ना ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब को तो भी से दर्शाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब है तो इसलिए भी ओ लिखेंगे हम इसको। तो ये प्लस में रहेगा कि माइनस में? तो आंसर है प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और हम दूरी भी इसी डायरेक्शन में नाप रहे हैं ओ बी डैश, तो भी जीरो कैसे रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम m बराबर लिखेंगे भी जीरो बटे बी ओ। तो बी ओ मतलब ये है, तो दूरी हमेशा ओ से नापी जाती है तो ओ बी रहेगा। तो ओ बी वस्तु तक की दूरी, और वस्तु तक की दूरी क्या रहती है? u। वस्तु तक की दूरी क्या रहती है? u। प्रतिबिंब की दूरी भी, लेकिन ये जो u है इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो u है, अब हम क्या कर रहे हैं? दूरी नाप रहे हैं। कोण के आधार पर हम o से b तक की दूरी क्या लिखते हैं? d। लेकिन ये कोण के आधार पे थोड़ी ना लिख रहे हैं, अभी हम लोग लंब बटे आधार नहीं लिख रहे हैं, अभी हम दूरी लिख रहे हैं ओ बी। तो इस बार हम क्या लिखेंगे? u, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी है इसलिए u ओ, और चूंकि प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और हम ऐसे जा रहे हैं तो ये माइनस लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा? माइनस यू ओ। और इसके बाद हमने मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर डी ज्यों का त्यों, क्योंकि ये तो दर्शन कोण वाला है। डी दूरी नापेंगे, लेकिन डी कब लिखना है? जब अल्फा बीटा के हिसाब से वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी लिख रहे हैं तब लिखना है हमें डी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन जब अपन ऐसी दूरियां लिख रहे हैं तो उसमें यू ही रहेगा, ये थोड़ा आप याद रखोगे। बी डैश ई देखिए कहाँ पे है? बी डैश ई, तो ये जो है नेत्र लेंस के लिए वस्तु है ना? जब तो ई से नापना है, यहां से नापते तो ये प्रतिबिंब होता किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का, यहां से नापेंगे तो। लेकिन बी डैश ई हमें दूरी नापना है तो नेत्र लेंस के ई से नापेंगे बी डैश तक। तो इसके लिए ये क्या है? वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब ये यहां बनाती है। तो क्या करेंगे अपन? ई से बी डैश तक की दूरी मानेंगे। वस्तु तक की दूरी क्या होती है? यू, लेकिन नेत्र का लेंस के लिए है ये वस्तु, इसलिए यू और स्मॉल ई। और ये रहेगी माइनस, क्योंकि प्रकाश की डायरेक्शन ये है और आप यहां से दूरी इस डायरेक्शन में नाप रहे हो, तो ये रहेगी माइनस। तो आप लिखोगे माइनस यू ई। और ये डी भी कैसा रहेगा? माइनस, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी ये भी माइनस में रहेगी, क्योंकि हम लोग चिन्ह परिपाटी सहित मान रख रहे हैं। तो डी भी कैसा हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि डी क्या है? जब अल्फा बीटा नापते हैं ना तो आधार है ये ओ से बी तक का, ओ से बी तक का, ठीक है? तो ये माइनस में रहेगा। अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो m का मान मिलेगा भी जीरो बटे यू जीरो, और ये माइनस माइनस कैंसिल तो क्या आएगा? डी बटे यू ई। ये देखिए डी बटे यू ई, और ये माइनस बचेगा तो ये सामने आएगा। और इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं, क्योंकि हमने एक बना लिया है, ये 2 हो जाएगा। अब हम इसी के आधार पर स्थितियां लगाएंगे। तो हम लिखेंगे स्थिति 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो या बने, ठीक है, इस तरीके से। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो यहाँ पे देखो, अब आप, ये है आपका रेखा चित्र। इसमें जो फाइनल इमेज है वो ये है। तो ऐसी स्थिति में जो f रहेगा वो f ही, क्योंकि इससे देख रहे हैं तो f की जगह पर हम रखेंगे, यहाँ f का मान आएगा fe, क्योंकि यहां से fe का इस्तेमाल करते हुए हम अंतिम प्रतिबिंब देखते हैं। और जो v रहेगा, जो v है वो आप सभी जानते हैं कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो प्रतिबिंब भी स्पष्ट दिखना चाहिए। तो v का मान हम कैसे लेंगे? d, लेकिन यहां से यहां नापेंगे तो माइनस d आएगा। तो v कैसा होगा? माइनस
डी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे भी डी लिया है वस्तु के लिए और प्रतिबिंब के लिए भी डी लिया है। तो देखिए, जब हम अल्फा लिखते हैं तो अल्फा क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा कोण। तो जब अल्फा का लंब बटे आधार लिखते हैं तो हमें डी लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा। और ये अल्फा असल में हमने सूत्र में आवर्धन क्षमता के सूत्र में क्या लिखा है? आवर्धन क्षमता के सूत्र में लिखा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी जब वस्तु हो तो उसका दर्शन कोण है अल्फा। यानी कि अल्फा तब का दर्शन कोण है जब वस्तु कहाँ रखी हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो हमें क्या करना पड़ता है? ये वस्तु को स्पष्ट दृष्टि पर लेना पड़ता है, यानी हम इसे डी मान के चलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, ये कब की है? जब प्रतिबिंब भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो प्रतिबिंब की दूरी होती है v, लेकिन यहाँ पे हम उसे मानेंगे d, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि को d से दर्शाते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी इस तरफ है, E से इस तरफ, इसलिए -d होगा। और U जो है वो UE में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो U है ये वस्तु है, तो UE ना मानते हैं यहाँ पे, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी माइनस रहेगी, तो UE रहेगा माइनस में। तो अब इन सब के मान रखेंगे तो आएगा 1/FE। F की जगह पर क्या आ जाएगा? FE बराबर 1/V की जगह पर क्या आएगा? -d, क्योंकि ये तो हमने मान रख रहे हैं, ठीक है, ये सब। फिर माइनस पहले से लगा है ये वाला, और 1/UE। UE माइनस UE है, तो U की जगह पर यदि हम मान रखने जाएंगे -UE, तो ये माइनस यहाँ पे आके इसको प्लस कर देगा और यहाँ पे आएगा UE। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से ये लेंस सूत्र कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस d को हमेशा गायब ही करते हैं, तो d को गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे d से गुणा, तो हम करेंगे d/FE। d से गुणा हो रहा है ये, यहाँ पे लिख सकते हैं d से गुणा, पूरे समीकरण में हो रहा है ये। तो d/FE बराबर, यहाँ पे d से गुणा होगा तो d/d कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा -1 प्लस ये आएगा d/UE। तो अब क्या करेंगे? ये -1 इस तरफ आ जाएगा तो +1, तो एक्चुअली में मिलेगा d/FE +1 बराबर d/UE। हम बेसिक तौर पे यदि देखें तो हम d/UE का मान निकालना चाह रहे हैं, ताकि हम इसमें d/UE की जगह पर रख पाएं और m का मान निकाल पाएं। तो हमने सोचा कि अगर ये वाली इक्वेशन बनती है तो d/UE कैसे आएगा? तो हम d का गुणा कर देंगे, यहाँ पे d/UE आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ d/FE आ जाएगा, इसलिए हमने d से गुणा किया है। तो देखिए d/UE आया, तो अब लिखेंगे d/UE का मान समीकरण 2 में। तो d/UE का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। ये है समीकरण 2, m बराबर -V0/U0 और d/UE का मान आया है ये पूरा d/FE +1। तो ये जो है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब की आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। अब सेकंड केस जो रहेगा, सेकंड कंडीशन, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो हम लिखेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो ऐसे केस में क्या होगा जब प्रतिबिंब अनंत पर हो? कब बन सकता है प्रतिबिंब अनंत पर? तो इसके लिए आपको यहां देखना पड़ेगा। ये देखो आप, ये आपका चित्र है। अब इसमें प्रतिबिंब यदि हमें अनंत पर बनाना है तो ये जो वस्तु है इसको खिसका के यहां रखना पड़ेगा, इसके फोकस बिंदु पर। तो देखते हैं क्या होता है। जब वस्तु खिसका के ये जो a', b' इसके फोकस पॉइंट और नेत्रिका लेंस के बीच में है, इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो देखना अब क्या होता है। जैसे हम वस्तु यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं वस्तु इतनी है, इसको थोड़ा, ये देखिए इस तरीके से वस्तु है, तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अनंत पे कैसे बनेगा प्रतिबिंब, ये समझ रहे हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। तो ये देखिए फोकस से होकर चली जाएगी
ध्यान से समझना है। और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली किरण, ये देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इससे होकर जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी। तो हमें क्या होंगी, ये समांतर रेखाएं मिलेंगी, दोनों पेंसिल की नोक देखिए समांतर मिलेंगी, तो ये कभी भी एक दूसरे को इस तरफ बढ़ाओगे तो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे ये वाली रेखाएं। और ये वाली रेखाएं अगर इस तरफ पीछे की ओर हमारी आंख भी बढ़ाएगी अगर इन्हें, तो ये भी कभी प्रतिच्छेद नहीं होंगी। आप देख पा रहे हैं। तो वस्तु को अगर हम फोकस पॉइंट पे रखेंगे, यानी UE का मान जो है अगर हम FE में कन्वर्ट कर दें, यहां से यहां तक की दूरी जहां वस्तु रखी है कितनी है, UE। अगर वस्तु को उठा के यहां पे रख देंगे तो UE किसके बराबर हो जाएगा, ये FE के बराबर, क्योंकि F फोकस पॉइंट तक की दूरी क्या होगी, स्मॉल FE, है ना। तो दूरी, फोकस दूरी, तो FE तो फोकस पॉइंट है। लेकिन अगर वस्तु को यहां से उठा के फोकस पॉइंट पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ये इसलिए समझाया जा रहा है कि अगर हम केस सेकंड लगाते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब UE जो है, जहां वस्तु UE पर रखी है, उसे फोकस पॉइंट पर रखना पड़ेगा, यानी FE पर। तो आवर्धन क्षमता में क्या चेंजेस होंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी आवर्धन क्षमता ये है समीकरण 2 में, उसी में UE की जगह पर FE आ जाएगा। तो इसलिए समीकरण 2 से तो m बराबर माइनस V0 बटे U0 और D बटे क्या आएगा, FE। UE की जगह पर क्या आ जाएगा, FE आ जाएगा। और ये जो है आपको यहाँ पे अनंत पर जब प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए आवर्धन क्षमता मिलेगी। और ऐसे केस में नली की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो हम यहाँ पे नली की लंबाई भी देख लेते हैं कितनी होगी। जब ये प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए पेंसिल वाला प्रतिबिंब देखिए यहाँ आएगा फोकस पॉइंट पे, तो ये रहेगी V0 यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक रहेगी FE, तो V0 प्लस FE। तो हम नली की लंबाई लिख सकते हैं V0 प्लस FE। अब अधिक आवर्धन क्षमता के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वो भी जरूरी रहता है। तो हमने हेडिंग लगाई अधिक आवर्धन के लिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लिखोगे तो V0 का मान अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर है, तो आप लिखोगे V0 का मान अधिक होना चाहिए। और इसके साथ साथ U0 नीचे है तो लिखना है U0 का मान कम होना चाहिए। इसके बाद ये जो FE है ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, तो इसका मान भी कम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अधिक आवर्धन के लिए भी लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप पे बनने लगेगा, बस बहुत ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और डी का हमेशा याद रखिए, अल्फ़ा के साथ लिख रहे हैं तो वस्तु के लिए लिखेंगे, और वैसे लिख रहे हो कंडीशन लगा के तो प्रतिबिंब के लिए लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।